हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। क्या है इस चैप्टर में और सबसे पहली बात, आखिर हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना ही क्यों है, क्यों हम पढ़े इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, अगर आज अभी मैं आपसे बोलूँ कि कोई गर्ल है जो स्कूल जाती है और क्या आपको पता है कि वो कॉलेज भी जाती है, तो आप बोलोगे इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है, ये सब तो नॉर्मल है। और अगर मैं बोलूँ कि कोई गर्ल है, उसने इतनी पढ़ाई करी है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो आप बोलोगे कि इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है, गर्ल्स तो करती है ये काम, गर्ल्स पढ़ाई भी करती है। लेकिन आज जो हमें नॉर्मल लगता है वो कुछ समय पहले, कई सालों पहले नॉर्मल नहीं था। आज जितने अधिकार महिलाओं के पास है, उसके लिए महिलाओं ने, कई व्यक्तियों ने, कई लोगों ने संघर्ष किया, आवाज़ उठाई, मूवमेंट चले, तब जाकर आज जो स्थिति महिलाओं की वो हम देख पा रहे हैं। आज जो इक्वेलिटी, फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है। आज हमें भले ही सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सब कुछ पहले से नॉर्मल नहीं है। उसके लिए कई सारे संघर्ष हुए हैं। उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्या क्या हम इस चैप्टर में जानेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, और उसके बाद हम कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। यानी कि महिलाओं की जो स्थिति थी कुछ समय पहले, अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले या उसके कुछ समय बाद तक, तो वो जो समय था, तब एकदम से क्या हुआ कि प्रिंटिंग वगैरह डेवलप होने लगी, यानी कि कम्युनिकेशन के तरीके डेवलप होने लगे। तो लोगों ने क्या किया, अब उनके जो विचार थे किसी मुद्दे को लेकर, किसी इशू को लेकर, तो उन्होंने अपने विचार लिखना शुरू किए, बताना शुरू किया लोगों को। कई सारे ग्रुप्स, एसोसिएशंस बनना शुरू हुए। तो ऐसे करके लोगों में उन मुद्दों को लेकर, उन इश्यूज़ को लेकर अवेयरनेस फैली कि हाँ यार, ये बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ फेवर में थे और ऑब्वियसली कुछ अपोज में भी होते ही हैं। तो इस तरीके से उस समय चल रहा था, कब? 19th सेंचुरी में। तो चेंजेस की बात करें तो चेंजेस का क्या मतलब है? महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही ऑप्रेसिव थी। मतलब महिलाओं को कोई इक्वेलिटी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं थी। उन वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई नहीं कर सकती थी। उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद फ़ोर्सफुली उन्हें जला दिया जाता था उनके पति के साथ, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। अगर सती वो नहीं होती है, तो विधवा के साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था, जैसे वो इंसान ही नहीं है। मतलब उसको सब चीज़ों से दूर रखा जाएगा, किसी रिचुअल से, किसी ओकेशन में उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, अपवित्र मान लिया जाएगा, अनटचेबल मान लिया जाता है, पता नहीं क्या-क्या। तो बहुत सारे सिस्टम चलते थे। तो इन्हें चेंज करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, यानी कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है। जिसमें हम सती के बारे में पढ़ेंगे। सती यानी कि सती प्रथा चलती थी, सती प्रैक्टिस, जिसमें हस्बैंड की डेथ होने के साथ जब उसका फ्यूनरल पायर यानी उसकी चिता होती है, उसमें ही उनकी वाइफ को भी साथ में जला दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें विधवा की रीमैरिज, तो इसको लेकर भी वो डिबेट चलते थे कि जो विधवा है उसकी वापस से शादी करनी चाहिए या नहीं। इसमें भी क्या चेंज आया वो हम देखेंगे। गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल, जहाँ पर हम बात करेंगे एजुकेशन की, कि एजुकेशन की महिलाओं में क्या स्थिति है, क्योंकि उस समय एजुकेशन का भी इतना कोई नहीं था कि महिलाएं पढ़ेंगी तो हमारे घर से दूर रहेंगी, घर का काम कौन करेगा, ठीक है ना। बेसिकली लोग चाहते चाहते ही नहीं थे कि महिलाएं पढ़ें, क्योंकि अगर महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाएगा, वो सवाल पूछना शुरू कर देंगी और हम जवाब कैसे देंगे, ठीक है। और महिलाएं, उनके अधिकार उनको मिल जाएंगे तो वो अपनी मनमानी करेगी, और अगर अपनी मनमानी करेगी तो वो हम चाहते नहीं। इसीलिए बहुत सारे ऑपरेसिव सिस्टम महिलाओं के ऊपर बनाए गए थे। विमेन राइट अबाउट विमेन, अब कुछ महिलाएं जो थी, महिलाओं ने भी महिलाओं को सपोर्ट किया, महिलाओं के बारे में लिखा, लोगों को अवेयर किया, तो ये भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और उसके बाद कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि दो मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है इस चैप्टर में। विमेन यानी कि महिलाओं की स्थिति के बारे में, और कास्ट यानी कि जाति प्रथा के बारे में, क्योंकि कास्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। वर्ण सिस्टम चलता था, उसके अलावा जो कुछ लेबर जो थे, जिनका क्लीनिंग का काम होता था और कुछ और काम होता था, जिसे अपर क्लास कहे जाने वाले लोग सही नहीं मानते थे, मतलब कि अपवित्र, पॉल्यूटेड मानते थे। तो जो लोग वो काम करते थे उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। जो जहाँ से वो पानी पी रहे वहाँ उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, जहाँ वो रहते हैं वहाँ उन्हें रहने नहीं दिया जाता था। तो कास्ट सिस्टम भी चलता था। उससे लेकर उसको लेकर क्या चेंज हुए वो हम सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्थिति देख लेते हैं कि स्थिति क्या थी यहाँ पर, वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहली स्थिति थी महिलाओं की, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। क्या डिफरेंस थे? बहुत सारे डिफरेंस थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज होती थी। चाइल्ड मैरिज तो आप समझते ही हैं आजकल तो, ठीक है, यानी कि बाल विवाह होता था, जो कि कानूनी अपराध है। चाइल्ड मैरिज के अलावा सती प्रथा होती थी, सती प्रैक्टिस। उसके अलावा नो राइट टू वोट एंड एजुकेशन, वोट या फिर एजुकेशन की हम बात कर ले, या फिर वोट करने का भी कोई अधिकार नहीं था, एजुकेशन और प्रॉपर्टी का भी कोई अधिकार नहीं था। आज तो हम देखते हैं कि महिलाओं के पास खुद की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। और जैसे जो फादर की प्रॉपर्टी होती है ना, उस पर बेटी के अलावा बेटी का भी हक होता है। तो आज तो नॉर्मल है, लेकिन पहले नॉर्मल नहीं था। उनके पास प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, वोट का राइट नहीं था। इसके लिए भी, वोट के लिए भी मूवमेंट हुए हैं, सफ्रेज मूवमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जिनके पिछली क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे, 6-7 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंस। दूसरा यहाँ पर क्या चलता था, कास्ट सिस्टम, जिसमें अगर हम बात करें तो वर्ण सिस्टम था, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वो खुद को क्या मानते थे, अपर क्लास मानते थे। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा कौन थे, वैश्य। तो वैश्य जो थे वो मिड में आते थे, यानी कि उन्हें ब्राह्मण के बाद रखा जाता था। और उसके बाद में आते थे शूद्रास, जो कि क्लीनिंग वगैरह लेबरिंग का काम करते थे। तो इन्हें क्या माना जाता था, लोअर क्लास माना जाता था, या फिर इन्हें अनटचेबल कहा जाता था, ठीक है। छुआछूत का सिस्टम चलता था कि आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, यहाँ पर बैठ नहीं सकते, किसी पब्लिक पार्क में नहीं जा सकते जहाँ पर अपर क्लास लोग बैठे हुए हैं या वहाँ वो कुछ काम करते, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो ऐसा सिस्टम इनके साथ होता था, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, कैसे शुरुआत हुई अधिकारों की मांग करने की, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो कई सारे, यहाँ पर एक वर्ड आता है रिफॉर्मर, ठीक है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, और रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, जो सुधार करते हैं। कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई स्कॉलर हो, कोई वेल नोन पर्सन हो, या फिर कोई भी जो लोगों के हित के बारे में सोचता है, जो समाज में कुछ परिवर्तन चाहता है, उसे हम रिफॉर्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफॉर्मर, यानी कि सुधारक हम उसे कहते हैं, ठीक है। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, विधवाओं की लाइफ में कैसे चेंज हुआ, सती के बारे में, और विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कई सारी पर्सनैलिटीज, कई सारे व्यक्तियों का नाम आएगा, कई सारी महिलाओं का नाम आएगा। तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, रटने वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इस व्यक्ति ने क्या किया था, क्या किस मुद्दे को लेकर आवाज उठाया और उसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात होती है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये क्या थे, ये एक रिफॉर्मर थे। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सबसे पहले तो क्या बनाई, फॉर्म्ड ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, जिसे ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर बनाई, कलकत्ता में। क्या है ये, जैसे आज हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी, मतलब अगर मैं कोई ग्रुप बनाऊं, बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लूँ, किसी एक मुद्दे पर आवाज़ उठाऊं, तो वो हमारा एसोसिएशन बन गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसमें मीटिंग्स करते हैं, जहाँ लोगों को उसके बारे में, हमारा जो इश्यू है उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, क्या करना चाहिए हम बताते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, ये जो नाम आएंगे ना एसोसिएशंस के, तो ये इसीलिए बनाए गए थे कि इनका जो इश्यू है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है, और उससे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाए। तो ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया। उसके अलावा इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, और इक्वेलिटी एंड फ्रीडम को भी प्रमोट किया, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं को इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये जो कास्ट सिस्टम है, इन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम भी गलत है और महिलाओं
के ऊपर जो आप ये अन्याय कर रहे हैं, जो इन्हें इक्वेलिटी नहीं दे रहे, इन्हें फ्रीडम नहीं दे रहे, ये भी गलत है। और इन्होंने ऐसे ही कुछ तुक्के में नहीं कहा, इन्होंने प्रॉपर सबूत के साथ, जो हम सबूत कहते हैं ना कि क्या प्रूफ है आपके पास, तो इन्होंने, ये स्कॉलर थे ऑब्वियसली, बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी, बहुत पढ़े लिखे वेल नोन व्यक्ति थे, ब्रिटिशर्स को भी पता था कि ये बहुत वेल नोन व्यक्ति है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, स्कॉलर हैं। तो इन्होंने ये क्या करते थे कि ऐसे ही कुछ भी नहीं कहते थे, इनके पास प्रूफ होता था। कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट उठा लो आप, कहाँ लिखा है कि महिलाओं को इक्वलिटी नहीं मिलनी चाहिए, कहाँ लिखा है कि उनको एजुकेशन का राइट नहीं है, ऐसे ये लोगों को बताते थे। तो ये क्या करते थे, कैंपेन्स भी चलाते थे, कैंपेन्स अगेंस्ट सती प्रैक्टिस जो होती थी उसके खिलाफ ये कैंपेन्स चलाते थे, आवाज़ उठाते थे, मूवमेंट्स चलाते थे। तो फाइनली क्या होता है, 1829 में लॉ पास होता है और सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स ने इनकी बात कैसे मान ली। तो जैसा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स भी जो थे वो कुछ पॉलिसीज़ को लेकर बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, कुछ पॉलिसीज़ को, कि ये जो यहाँ पर इंडिया में सोसाइटी में ये जो चीज़ें चल रही है सही नहीं है। तो ब्रिटिशर्स भी ऐसा सोच रहे थे। ऊपर से राजा राम मोहन राय ने कहा है, जो कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इनकी बात को मानते हुए सती प्रथा पर बैन लगा दिया, उसको रोक दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और व्यक्तियों की, तो यहाँ पर विडो रीमैरिज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, विडो रीमैरिज, तो विडो रीमैरिज को लेकर भी कई सारे व्यक्तियों ने आवाज़ उठाई। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी विडो रीमैरिज का समर्थन किया, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। और इसी वजह से 1856 में क्या होता है, एक लॉ पास होता है, किससे रिलेटेड, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज से रिलेटेड, यानी कि इसको प्रमोट किया जाता है। तो 1856 में यहाँ पर भी लॉ पास हो जाता है। उसके अलावा भी कई सारे व्यक्ति, जैसे अगर हम बात करें वीरसालिंगम पंतुलू की, तो ये जो व्यक्ति थे वीरसालिंगम पंतुलू, इन्होंने साउथ इंडिया, बेसिकली अगर हम बात करें मद्रास की, तो मद्रास में इन्होंने क्या बनाए, एसोसिएशंस बनाए और विधवाओं के विवाह के लिए, विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एसोसिएशन बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आर्य समाज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाया गया था ना ब्रह्म समाज, उसकी तरह यहाँ पर आर्य समाज बनाया गया। ठीक है, और इस आर्य समाज में क्या था, इसमें क्या किया गया, इसमें यही विडो रीमैरिज को प्रमोट किया गया। तो यहाँ तक पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो नाम है ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ रटने वाली या घबराने वाली ज़रूरत है। बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख भी सकती हूँ, लिख के भी ला सकती हूँ, लेकिन अगर मैं साथ साथ लिखूँगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और आप खुद भी अगर लिखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, लिखकर प्रैक्टिस। अगर आप सोचे कि डायरेक्टली हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि सफलता हमारे गोद में आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस, मेहनत तो हमें करनी होगी। अगर आसानी से सफलता मिल जाती तो हर कोई सफल होता। ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं होती पढ़ाई करने की, हार्डवर्क करने की, मेहनत करने की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। अब गर्ल्स के एजुकेशन पर भी रेस्ट्रिक्शन था। महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा, हमारे घर से दूर रहेगी तो लड़कियां बिगड़ जाएगी। ऐसे ऐसे मिसकंसेप्शंस लोगों ने बना रखे थे। तो जो जो भी लोग आवाज़ उठा रहे थे वो ऐसे ही नहीं उठा रहे थे, उन्होंने प्रॉपर किसी एंशिएंट टेक्स्ट से बताया लोगों को कि आप प्रूफ देख लीजिए,
कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए, सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ रिफॉर्मर्स का नाम हम लेंगे जिनके बारे में आपको जिनका नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया और इन्होंने साथ में गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स। और ये जो रिफॉर्मर्स थे जो आवाज़ उठा रहे थे, ऐसा नहीं है कि इनका किसी ने विरोध ही नहीं किया, इन्होंने कहा कि देखो गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सभी ने साथ में हाँ हाँ गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। कुछ तो होते ही है ना जो जिनको कुछ अलग ही सोच में रहते हैं वो, तो कुछ लोग अपोज भी करते थे कि नहीं नहीं गर्ल्स पढ़ लेंगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा, और अपने अधिकारों की मांग करने लगेगी, अपनी मनमानी करने लगेगी, और वो हम चाहते नहीं हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इनका अपोज किया, क्रिटिसाइज़ किया इनको, लेकिन इन्होंने रेजिस्टेंस फेस करने के बावजूद महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किए, ठीक है। उसके अलावा हमने दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के द्वारा भी पंजाब में गर्ल्स के लिए स्कूल खोले गए, ठीक है, स्कूल्स इन पंजाब। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्योतिराव फूले जिन्होंने कास्ट रिफॉर्म्स के लिए भी आवाज़ उठाई, और इन्होंने महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाई। इन्होंने कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्कूल्स शुरू किए, स्कूल्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मुमताज़ अली। तो ये जो थी, इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को कहा कि ये जो कुरान वगैरह ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कुरान में से ही सबूत लेकर कहा कि महिलाओं के लिए एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। प्रमोटेड एजुकेशन फॉर गर्ल्स, एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया। मुस्लिम गर्ल्स को कहा स्पेशली कि आप कुरान पढ़िए, आप पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप एक एजुकेटेड महिला बन सके, आपको आपके अधिकारों के बारे में पता चल सके, जो ऑप्रेसिव सिस्टम है उनका आप अपोज कर सके, ठीक है। तो मुमताज़ अली की यहाँ पर बात हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें बेगम्स ऑफ भोपाल, तो भोपाल की बेगम्स ने भी अलीगढ़ में स्कूल शुरू किया, ठीक है, स्कूल एट अलीगढ़ महिलाओं के लिए। ये जो स्कूल हम बात करें ना, गर्ल्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली हम वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए इन्होंने अलीगढ़ में क्या शुरू किया, स्कूल शुरू किया। उसके अलावा अगर हम बात करें बेगम रुकैया सखावत हुसैन, तो इनके बारे में हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी स्कूल्स शुरू किए। कहाँ पर, पटना और कलकत्ता में गर्ल्स के लिए इन्होंने स्कूल शुरू किए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारे व्यक्ति थे, कई सारी महिलाएं भी थी जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को लेकर आवाज़ उठाई, ठीक है। उसके अलावा विमेन राइट अबाउट वुमेन, कुछ महिलाओं ने ही महिलाओं के बारे में भी लिखना शुरू किया, कि मतलब कुछ महिलाएं जो हैं 1880s की अगर हम बात करें 1880s की, तो महिलाएं जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचने लगी थी, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़, और कई सारे प्रोफेशन फॉलो करने लगी थी। जैसे कुछ डॉक्टर्स बन गई थी, कुछ टीचर बन गई थी, कुछ महिलाएं राइटर यानी कि कुछ लिखने का काम भी करती थी, ताकि उनके विचार जो हैं वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पर और हम बात करते हैं कि कैसे महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखा और किसने किसने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर नाम आता है ताराबाई शिंदे की अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी, इन्होंने बुक लिखी स्त्री पुरुष
तुलना, नाम से पता चल रहा है स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना, यानी कि महिलाओं और पुरुष के बीच में कंपैरिजन इन्होंने किया कि देखो कैसे महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें ऑप्रेस किया जा रहा है और महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। एजुकेशन को लेकर, वोट को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरीके के महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे। तो इसके लिए इन्होंने बुक लिखी। इसके अलावा एक और नाम यहाँ पर आता है पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई ये जो थी ये महिला, ये कौन थी? सबसे पहले तो ये ग्रेट स्कॉलर थी ऑफ संस्कृत, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने शी फेल्ट दैट हिंदुइज्म जो है वो ओप्रेसिव है। हिंदुइज्म क्या है? ओप्रेसिव है महिलाओं के लिए, यानी कि उसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए जाते। और बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया कि क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न तरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं, और वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से तो हमारा जो कल्चर है वो करप्ट हो जाता है, हमारी फैमिली इरोड हो जाती है, तो इसीलिए लड़कियों को एजुकेशन हम नहीं देंगे। बहुत सारा अपोजिशन भी इन्होंने फेस किया, ठीक है, रेजिस्टेंस भी इन्होंने फेस किया। और इन्होंने क्या किया? सेटअप विडोज होम, कहाँ पर? पुणे में इन्होंने विडोज होम भी बनाया, यानी कि विधवाओं के लिए घर बनाया। जो महिलाएं हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या जो विधवा है जिनके साथ गलत बर्ताव किया जाता है, उनके लिए इन्होंने ये बनाया विडोज होम। कहाँ पर? पुणे में। तो आई होप आपको पूरा पार्ट समझ में आया होगा टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कास्ट रिफॉर्म्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।